नमस्कार। मैं अब आप आज आपके सामने बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो टॉपिक है दुर्खिम का सामाजिक तथ्यों का सिद्धांत, उसको ई कंटेंट के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुर्खिम को समझने के लिए उसकी आइडियोलॉजी को समझना अत्यंत आवश्यक है। और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो उन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड बुक लिखी। सोशियोलॉजिकल मेथड के 6 अध्याय में उन्होंने उल्लेख किया है, सातवां परिशिष्ट के रूप में उन्होंने रखा, जिसमें सामाजिक तथ्यों के अध्ययन करने के तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अध्याय में उन्होंने सामाजिक तथ्यों की अवधारणा को प्रस्तुत किया कि सामाजिक तथ्य कहते किसे हैं। दूसरे अध्याय में सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम बताए। तीसरे अध्याय में सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में अंतर करने के नियम बताए। चौथे अध्याय में सामाजिक तथ्यों का वर्गीकरण किया। पांचवें अध्याय में सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की गई और छठे अध्याय के अंदर सामाजिक तथ्यों का निर्वचन और सामान्यकरण प्रस्तुत किया गया। और सबसे अंत में अध्याय में उन्होंने संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत किए और परिशिष्ट के रूप में। तो सबसे पहले अध्याय के ऊपर हम बात करते हैं कि सामाजिक तथ्य कहते किसे हैं, क्योंकि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में फर्क करने के लिए दुर्खिम ने कहा कि समाजशास्त्र की आधार सामग्री का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक तथ्य वो तथ्य हैं जो कि सामान्य व्यवहार के या सामाजिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। अनुभव करने, सोचने, विचार करने और क्रिया करने का एक तरीका जो कि व्यक्तिगत रूप से वैश्विक रूप से जिसका निरीक्षण संभव है और ये व्यक्तिगत चेतना से अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम होता है। ये व्यक्ति के ऊपर बाध्यतामूलक प्रभाव डालता है। इस तरीके से उनके अनुसार सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी या अस्थायी तरीका होता है जो बाहरी दबाव डालने में सक्षम होता है। पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी भी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है और व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अर्थात समाज में कुछ व्यवहार के तरीके प्रचलित हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रूप में हस्तांतरित होते हैं, स्थायित्व लिए होते हैं, जिनके सामने व्यक्ति को झुकना पड़ता है। अर्थात ये बाध्यतामूलक प्रभाव व्यक्ति के ऊपर डालते हैं और इन्हें चाहे तो भी व्यक्ति बदल नहीं सकता, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। जैसे कि हम बात करें समाज के अंदर प्रचलित रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, मान्यताएं, नैतिकता आदि के तरीके, जनसंख्या की वृद्धि, मकान बनाने के तरीके, रहन सहन, खान पान आदि के तरीके, जिनके अंदर परिवर्तन या तो होता नहीं है या होता है तो बहुत कम मात्रा में देखा नहीं जा सकता है कि इतना ज़्यादा उसमें परिवर्तन आया है। तो अनेक ऐसे तथ्य समाज में प्रचलित होते हैं जो कि व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना से बाहर अपना अस्तित्व है उनका कायम होता है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक तथ्यों के लिए कह सकते हैं कि ये कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके होते हैं, यानी व्यवहार के ये पार्ट होते हैं कि व्यक्ति इन्हीं के माध्यम से सोचता है, कार्य करता है, अनुभव करता है और ये उसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। सार्वभौमिकता पाई जाती है, संपूर्ण समाज में ये फैले होते हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर सामाजिक उत्पत्ति होती है उनकी, अर्थात ये एक व्यक्ति से उत्पन्न नहीं होकर के बल्कि व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में होने वाली अंतःक्रियाओं से कारण से समाज के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सामाजिक धाराओं के रूप में भी पहचाना जा सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ये हस्तांतरित होते हैं। सामाजिक तथ्य व्यक्ति को जन्म से नहीं मिलते बल्कि यहाँ पर आकर के सीखने पड़ते हैं। और सामाजिक तथ्य अधिव्यक्तिक होते हैं, यानी व्यक्ति विशेष से ऊपर होते हैं। व्यक्ति चाहे भी तो इन्हें नहीं बदल सकता। कई बार किसी संगठन के माध्यम से ये सामाजिक तथ्य समाज में फैले होते हैं या कई बार अनौपचारिक रूप से व्यक्तियों के अंत्यक्रियाओं के माध्यम से ही ये फैले होते हैं।
सामाजिक धाराओं के रूप में संपूर्ण व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए ये तथ्य हैं उन उन तक फैले होते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण गुण है वो बाह्यता का है और बाध्यता का दुर्खिम ने इसका उल्लेख किया है। कह गए कि व्यक्ति के बाहर इन में अपना अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता है वो पाई जाती है। जिस प्रकार से उन्होंने एक जल का उदाहरण दिया कि हाइड्रोजन H2 में दो गैसें पाई जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनके मिश्रण से जल का निर्माण होता है। लेकिन हाइड्रोजन जो कि ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जो कि जलाने में सहायक होती है, लेकिन दोनों से के मिल जाने पर जो जल बनता है ना तो वो ज्वलनशील होता है ना ही वो जलाने में सहायक होता है, तो उसके गुण अलग होते हैं। उसी तरीके से समाज के अंदर व्यक्तियों के अंदर व्यक्तिगत चेतनाएं पाई जाती है जो उनके स्नायु कोषों में निर्मित होती है और विचार के रूप में मस्तिष्क के स्तर पर वो व्यक्तिगत विचार के रूप में बाहर आती है। ये संवेदनाएं जब व्यक्तिगत विचार के रूप में बाहर आती है तो उसी प्रकार से उन व्यक्तिगत संवेदनाओं का सम्मिलन होने से एक सामूहिक चेतना उत्पन्न होती है जो कि उच्च स्तर की होती है। और ये व्यक्तिगत चेतनाओं के सम्मिश्रण के फलस्वरूप उत्पन्न होने के बावजूद व्यक्तिगत चेतना से अलग गुण रखती है जो कि व्यक्ति इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसके बावजूद कि ये व्यक्तियों की चेतनाओं के कारण से निर्मित होती है। तो इस प्रकार की जो चेतना या व्यवहार है वो सामाजिक तथ्य के रूप में समाज के अंदर देखा जा सकता है। दूसरा इसका लक्षण महत्वपूर्ण दुर्खिम ने बताया बाध्यता, कि ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति को बाध्य करते हैं विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए। जब कभी व्यक्ति इसका अभ्यस्त होता है उसको महसूस नहीं होता है कि कब इसके ऊपर बाध्यता ये डाल रहे हैं, और जब कभी दंड के रूप में प्रत्यक्ष रूप में ये बाध्यता दिखाई देती है, जब इसका उल्लंघन किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो दंड के रूप में नजर आती है। किसी भी विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए नियम को अनुमति जब व्यक्ति मांगता है तो हम ये कह सकते हैं कि बाध्यता मूलक जो उसकी विशेषता है सामाजिक तथ्यों की वो दिखाई देती है। इस प्रकार से सामाजिक तथ्यों के अंदर बाह्यता और बाध्यता का लक्षण अनिवार्य रूप से पाया जाता है जो उस तथ्यों को पहचानने के लिए जरूरी है। तो ये दुर्खिम ने पहले अध्याय में सामाजिक तथ्यों की अवधारणा है उसको प्रस्तुत किया। धन्यवाद।